लेसन नंबर 19, द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव। देखो बच्चों, इस लेसन को देखने से पहले, वीडियो को देखने से पहले आप एक बार खुद से इस लेसन को बुक में से ज़रूर पढ़ लेना। मैं ये बात हर एक वीडियो में कह रहा हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वीडियो देखने के बाद भी एक दो बार आप बुक में से ज़रूर आप रीडिंग ले लेना लेसन की, तब आपको अच्छे से लेसन समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 19, द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव। एवरी गवर्नमेंट हैज़ थ्री ऑर्गन। जो गवर्नमेंट है उसके थ्री ऑर्गन होते हैं, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो नियम कानून बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एक्शन में लाना। और जुडिशरी का काम होता है अगर कुछ गड़बड़ होती है उन कानूनों को लागू करने में, तो जुडिशरी यानी कि जो न्याय व्यवस्था ये काम में आती है। ठीक है, तो हम इस लेसन में एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे काम किया जाता है, कैसे देश को चलाया जाता है। यू हैव read about the union legislature in the previous chapter। आपने यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। now we shall study about the union executive। हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो सेंटर की सरकार है वो कैसे काम करती है। एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एनफोर्सेस लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव दैम एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जो भी लॉ बने हैं, ठीक है, जो भी लॉ बने हैं, लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ बनाए हैं, एमपीज़ एमएलए एमपीज़ ने मतलब पार्लियामेंट में जो भी लॉज बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको एक्शन में लाना, उनको लागू करना, यही काम है। और एडमिनिस्ट्रेशन को, कंट्री की जो राज्य व्यवस्था है यानी कि पूरे देश की व्यवस्था को चलाना, यही एग्जीक्यूटिव का काम है। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है और उसके क्या क्या काम होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट ने क्या कहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही क्या करती है? कानून बनाती है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो हमारे दो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव में बांट रखा है हमने। पहला है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा है रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल का मतलब आप ये लगाओ कि जो सिर्फ नाम नाम का एग्जीक्यूटिव है उसको कह देंगे नॉमिनल, कि उसको सिर्फ पद दे रखा है मगर उसका रियल काम नहीं है। और रियल एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा जो सचमुच में काम कर रहा है, वो रियल एग्जीक्यूटिव में। तो नॉमिनल में तो आ जाएगा जो हमारा राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। और रियल एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा हमारा पीएम ऑफ इंडिया, और जो उसकी मंत्रिमंडल होगा, जो उसका मिनिस्टर्स का कैबिनेट वगैरह होगी, वो उसमें आ जाएगा रियल एग्जीक्यूटिव में। सिंस इंडिया इज़ ए रिपब्लिक, द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक देश है इसलिए इसके हेड को हम क्या बोलते हैं? जो चुना जाता है उसको हमने क्या कह रखा है भी? वो क्या है? प्रेसिडेंट है। ही इज़ वेस्टेड विद ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर। उसको सभी एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी हैं, बट दे आर ऑल एक्सरसाइज्ड बाय द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। असली पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। जो ये कह देते हैं राष्ट्रपति को वही करना पड़ता है। यानी कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मंत्रिमंडल है यानी कि मिनिस्टर काउंसिल, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो असली पावर है। और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो सिर्फ आप ऐसे कह सकते हैं ये सिर्फ नाम नाम का ही क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब देर फॉर द रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेयर एज द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बिकॉज शी इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही बात मैंने आपको अभी बताई है कि जो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल में काम करने वाला कौन है? पीएम है और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक नॉमिनल नाम नाम का एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि उसको वो सारे काम करने पड़ते हैं मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा यानी कि जो प्रेसिडेंट यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही उसको सभी काम करने पड़ेंगे। इफ़ द प्रेसिडेंट डज नॉट विश टू एक्सेप्ट एनी एडवाइस, शी
he may send it to back the Council of Minister for reconsideration, but if the same advice is sent back again, the president is bound to accept it. मान लो कोई मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया है, वो मान लो कोई नियम बनाया है या कानून बनाया है और राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को अगर वो ठीक नहीं लगता तो वो उसको वापस सोचने के लिए, एक बार दोबारा से विचार करने के लिए मंत्रिमंडल के पास दोबारा भेज सकता है। मगर अगर मंत्रिमंडल दोबारा से उसको वापस से वही प्रस्ताव भेज दे आगे राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति को वो प्रस्ताव मंजूर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो उसको मना नहीं कर सकता। यू हैव रीड द प्रीवियस क्लास दैट द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल कंप्राइजेज ऑफ गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब अगर हम, ये तो सेंट्रल लेवल पे था, राष्ट्रपति और पीएम, प्रेसिडेंट और पीएम ये तो आ गया सेंट्रल लेवल पे, प्रेसिडेंट, पीएम और जो कैबिनेट है मिनिस्टर्स की, वो तो आ गया सेंट्रल लेवल पे, यानी कि जिसको हम बोल देंगे यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे आ गया। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है भाई, गवर्नर होता है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, ऐसी स्टेट में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। जो मतलब अब इसमें गवर्नर क्या हो जाएगा, एक नॉमिनल हो जाएगा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या होगा, वो होगा रियल एग्जीक्यूटिव। मगर हम इस लेसन में सेंटर यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सिमिलरली द यूनियन एग्जीक्यूटिव एट द नेशनल और सेंट्रल लेवल कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे क्या होगा, पूरे देश की सरकार, जैसे इस टाइम पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये आएंगे हमारे सेंट्रल लेवल पे आएंगे, जो एग्जीक्यूटिव हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। हम सिर्फ यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जीक्यूटिव है सेंट्रल लेवल पे, उसको हम बोलेंगे द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है वो पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस, अब प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज। सबसे पहले अगर किसी ने प्रेसिडेंट बनना है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, देश का, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और वो 35 साल का होना चाहिए, कम से कम 35 या 35 साल से ज़्यादा, 35 ईयर से। ही शी शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एट एनी लेवल। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। उसकी जो लोकसभा के मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, वो क्वालिफिकेशन वो पूरी करनी चाहिए उसे, ठीक है। वो क्वालिफिकेशन जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है, वही जो कैंडिडेट के लिए, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वो किसी भी पद पर ना हो, कोई भी ऐसा पद ना हो कि वो प्रॉफिट ले रहा हो कहीं से, या गवर्नमेंट का कोई ऐसा पद हो जिस पे वो बैठा हो, ऐसा कोई उसके पास नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एट एनी लेवल, यानी कि वो सरकारी किसी भी पद पे नहीं होना चाहिए। दूसरा है उसका भाई टेन्योर। टेन्योर का मतलब उसका कितना चलेगा, वो कितना, उसका कार्यकाल कितना होगा, कितने समय तक प्रेसिडेंट रह सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए 5 ईयर, 5 ईयर के लिए होता है ये प्रेसिडेंट, एंड कैन बी री इलेक्टेड, और उसको दोबारा भी चुना जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन री इलेक्टेड फॉर ए सेकेंड टर्म, सो ही कंटिन्यूड टू बी इन ऑफिस फ्रॉम 1950 टू 1962। और जो हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो इंडिया जब फ्री हुआ, तो पहले प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस यही ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको 2 बार लगातार प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। 1950 से लेके 1962 तक ये हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। आगे है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है। द प्रेसिडेंट of India is elected indirectly by an electoral college
consisting of only the elected member of Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative Assembly of the state। देखो जो राष्ट्रपति को चुना जाता है, प्रेसिडेंट को जो चुना जाता है, वो डायरेक्ट पब्लिक नहीं चुनती, इनडायरेक्टली उसको चुना जाता है। कौन चुनता है उसको? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा के, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, और जो स्टेट के जो असेंबली के सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, वो चुनते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ एनी हाउस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो मेंबर्स इस इलेक्शन में मतलब वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये इसका क्या है भाई, ये क्या है, वोटिंग की इसमें ये क्या है, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से सिस्टम से किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम इट इज़ एसेंशियल टू सिक्योर द फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स टू गेट इलेक्टेड मोर देन 50%। और इस सिस्टम के अंडर क्या भाई, अगर किसी ने जीतना है प्रेसिडेंट इलेक्शन को, तो 50% से ज़्यादा उसको वोट मिलनी चाहिए। अगर 50% से कम है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है, किसी भी स्थिति में 50% से ज़्यादा वोट होनी चाहिए। अब ये डू यू नो में दे रखा है आगे, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 1969 वी गिरी विद 4,20,077 votes won in a run of election over its rival Neelam Sanjeeva Reddy, who got these votes. It was for the first time in the India that a presidential candidate V.V. Giri won the election on the basis of second preference votes। अब ये second preference vote क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इसने क्या रखा है भाई, ऐसा एक ही बार हुआ है जब 1969 में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, जो वी गिरी थे वो नीलम संजीवा रेड्डी से मतलब जीते थे, मगर फर्स्ट मेथड से, इस मेथड से नहीं जीते थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से नहीं जीते थे, उनको दूसरे मेथड से जिताया गया था। और वो उस दूसरे मेथड का नाम क्या है, सेकंड प्रेफरेंस वोट से वो जीते थे। ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्ट किया जाता है, इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे है इम्पीचमेंट। द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट को भी हटाना है तो उसका भी एक प्रोसेस है। अगर वो गलत व्यवहार करता है या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कुछ ऐसा करता है, तो अगर उसको भी हटाया जाता है, प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। और उसी हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। इफ़ ए प्रेसिडेंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन she he can be removed from office by a resolution of impeachment। अगर कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कोई काम करता है, वायलेट करता है उसको, तो उसको हटाया जा सकता है एक रेजुलेशन लाकर, रेजुलेशन ऑफ इम्पीचमेंट लाकर उसको हटाया जा सकता है। विच इज़ पास्ड बाय, और जो ये वाला रेजुलेशन है, ये वाला जो प्रस्ताव है, विच इज़ पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज से वो पास होना चाहिए, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, बट नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। और उसको कितनी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, वो 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है रेजुलेशन ऑफ इम्पीचमेंट, तो राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेशन ऑफ प्रेसिडेंसी। अगर मान लो प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपने पद पर नहीं काम कर सक रहा है, तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा। तो इन केस ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, अगर कोई ऐसा केस है कि प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, या वो रेजिग्नेशन दे दे, या डेथ हो जाए, या फिर इम्पीचमेंट के द्वारा उसको हटा दिया जाए, ये 3 केस हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अगर
रेजिग्नेशन दे दे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट डेथ हो जाए या इम्पीचमेंट के द्वारा उसको हटा दिया जाए, फिर क्या होगा? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो उसकी जगह कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। जैसे आपके स्कूल में होता है ना प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, जिस दिन प्रिंसिपल सर नहीं आते उस दिन कौन संभालता है स्कूल को? वाइस प्रिंसिपल सर संभालते हैं या मैम संभालते हैं। तो ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट ना हो तो कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जब तक कि राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के इलेक्शन दोबारा से नहीं हो जाते। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ टू फिल अप द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। और इलेक्शन कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए प्रेसिडेंट की सीट को फिल करने के लिए। आगे है डू यू नो। डू यू नो में क्या है? इफ़ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आल्सो फॉल्स वैकेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ हो जाता है, कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, तब क्या होगा? अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी कुर्सी खाली रह जाती है फिर क्या होगा? देखो प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, प्रेसिडेंट भी ना हो, फिर कौन होगा? उसके लिए भी एक स्थिति दे रखी है। व्हेन देयर इज ए वैकेंसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द प्रेसिडेंट ऑफिस देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस मतलब ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया टिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो उसको मतलब कुछ समय के लिए वो प्रेसिडेंट का काम करेगा। अगर ना तो प्रेसिडेंट हो ना वाइस प्रेसिडेंट हो तो फिर कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा। तब तक करेगा जब तक कि इलेक्शन होने से के बाद नया प्रेसिडेंट ना नियुक्त हो जाए। अब ये डू यू नो में दे रखा है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनने का प्रोसीजर क्या है इलेक्शन के द्वारा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of all the elected members Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Assembly of all state। तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है भाई? लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट के जो मेंबर हैं वो चुनते हैं। द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ यूनिक एंड नोवल। ये बिल्कुल ही एक यूनिक मेथड है इसको चुनने का। द नंबर ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs ऑफ स्टेट्स पुट टुगेदर। जितने भी MLA के वोट हैं और टोटल वोट और कितने MPs के टोटल वोट हैं, जो MPs और MLA के जो टोटल वोट हैं उनको ऐड करके राष्ट्रपति को चुना जाता है। और ये फार्मूला बना हुआ है कैसे इसको चुनना है। वैल्यू ऑफ वोट ईच MLA ऑफ ए स्टेट असेंबली हैज़। देखो कोई भी एक राज्य ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक राज्य ले लेते हैं तो उसके कितनी सीटें हैं। मान लो यूपी ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। मान लो उसमें है कितनी 400 MLAs की सीटें हैं यूपी में, ठीक है। तो अगर एक MLA के कितने वोट गिने जाएंगे, एक MLA के कितने वोट गिने जाएंगे, वो कैसे फार्मूला क्या आएगा? वैल्यू ऑफ वोट ईच MLA ऑफ ए स्टेट असेंबली हैज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जितनी भी स्टेट की पॉपुलेशन है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। मान लो यूपी की पॉपुलेशन है 20 करोड़, उसको 20 करोड़ को 1000 से डिवाइड कर देंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए स्टेट असेंबली, उस स्टेट में कितने MLA हैं। अब हमने जैसे मानना था 400 MLA हैं, तो उसको फिर जो इसका आंसर आएगा उसको 400 से कर देंगे डिवाइड। ये आ जाएगी एक MLA की वोट, ठीक है। वैल्यू एक MLA की वोट की वैल्यू इतनी होगी। समझ आ गई बात? देखो दोबारा से देखो, जितनी पॉपुलेशन है उस स्टेट की उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे? जो आंसर आएगा नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली। उस स्टेट में कितने MLA हैं, जैसे मान लो 400 MLA हैं तो 400 से डिवाइड कर देंगे। वो एक वोट की वैल्यू आ जाएगी किसकी? एक MLA की। अब नाउ द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द एवरी इलेक्टेड MP। अगर MP की निकालनी है फिर कैसे आएगी? एक वोट की वैल्यू, ये तो MLA की निकाली थी, MP की। टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड MLA ऑफ द स्टेट असेंबली। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है? एक MLA की निकाली थी हमने, एक MLA की ये आई थी, उसको मान लो 400 MLA थे तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 MLAs की आ जाएंगी। तो उस स्टेट में कितने MLAs हैं
उसको, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट असेंबली, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उनके टोटल कितने बन गए भाई, टोटल एमएलए की वोट की वैल्यूज़ कितनी है, वो उसको डिवाइड कर देंगे हम, जो नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा में जितने हाउसेज में जितने मेंबर हैं लगभग 776 हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक एमपी की वोट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, एक अलग सा एक वीडियो आपको एग्जांपल दे के अलग से ही बना देंगे कभी जब टाइम लगेगा। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन हेल्ड in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote system, इसको ऐसे चुना जाता है, ये हमारे मेथड बता दिया, इस मेथड से चुना जाता है। एक एमएलए की कितनी वोट हैं और एक एमपी की कितनी वोट है, दोनों वोटों को ऐड कर दिया जाता है। ईच वोटर इज एक्सपेक्टेड टू इंडिकेट हर प्रेफरेंस ऑन द बैलेट पेपर, और जो ये तीनों जने हैं एमपी, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो वोट डालते हैं बैलेट पेपर के थ्रू। इफ़ द कैंडिडेट ऑफ द वोटर फर्स्ट चॉइस इज़ नॉट गेटिंग इलेक्टेड, अगर मतलब वोट बैलेट पेपर के थ्रू अगर नहीं निकलती है भाई, अगर वो नहीं जीतता है, 50% से ऊपर उसको वोट नहीं मिलती हैं, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, हीज हर वोट्स में बी ट्रांसफर टू द कैंडिडेट his second choice, तो सेकंड चॉइस एंड आल्सो ऑन टिल ए कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, फिर उसको सेकंड चॉइस में कर दिया जाता है जब तक कि वो जीत ना जाए। ठीक है, अब इसका ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो गया है, इसको अलग से वीडियो एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा समझाना पड़ेगा, तो आप इतना ही समझ लो। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, ए कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट हैज़ टू सिक्योर ए कोटा, उसको एक कोटा होना चाहिए एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्या फार्मूला बनेगा उसका, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, जितने वोट हैं बाय 2, जितने वोट हैं बाय 2, जितने भी उसको वोट मिले हैं उसका आधा मिलना चाहिए, यानी कि 50% तो कम से कम मिलना चाहिए, प्लस एक, ठीक है, प्लस एक वोट उसको एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, यानी कि 50% से ज़्यादा हो गया। ऑफ द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड सो फार द सेकंड प्रेफरेंस वोट्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली वंस एंड डैट वाज इन द केस ऑफ इलेक्शन ऑफ वीवी गिरी। ठीक है, अब ये जो ये वाला जो मेथड है ये तो तभी लगाएंगे हम, जो सेकंड प्रेफरेंस वाला मेथड है, ये वाला सेकंड प्रेफरेंस वाला मेथड, ये तभी हम लगा सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस वाला मेथड बहुत ही कम केस में लगता है, सिर्फ एक बार ही लगा है 1969 में, वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे उस इलेक्शन में। द एमपीज कैन cast their votes either in Delhi or in the state capital, whereas the MLA cast their vote in their state capital only। जो MPs हैं वो कहाँ पे वोट दे सकते हैं, दिल्ली में दे सकते हैं, MP कैन कास्ट देयर वोट्स either in दिल्ली और इन स्टेट कैपिटल, और स्टेट कैपिटल में दे सकते हैं, जो राज्यों की राजधानी है वहाँ पर दे सकते हैं, और जो MLA हैं वो कहाँ दे सकते हैं वोट, अपनी स्टेट कैपिटल में ही दे सकते हैं, जो उनके राज्य की राजधानी है वहीं पर ही वो वोट दे सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे है एमोलूमेंट्स एंड इम्यूनिटीज़, यानी कि राष्ट्रपति को कितनी पे मिलेगी और उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉज ए मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख एंड सम अलाउंसेज, उसको मंथली सैलरी राष्ट्रपति को कितनी मिलेगी, प्रेसिडेंट को 5 लाख, और उसको कुछ अलाउंसेज यानी कि कुछ और भत्ते भी मिलेंगे। शी ही इज़ एंटाइटल्ड टू ए फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस, उसको फ्री में रेजिडेंस मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, और उसका ऑफिशियल जो रेजिडेंस होगा वो कहाँ रहेगा, राष्ट्रपति भवन में रहेगा जो न्यू दिल्ली में है। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसको, द प्रेसिडेंट इज मतलब उसको पेंशन मिलेगी 1.5 लाख पर मंथ, इतनी पेंशन मिलेगी उसको थ्रू आउट लाइफ, सारी ज़िंदगी उसको इतनी पेंशन मिलेगी, और उसको क्या मिलेगा, फ्री रेजिडेंस मिलेगा, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस मिलेंगे, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, ये सुविधाएं उसको पूरी ज़िंदगी मिलती रहेंगी रिटायर होने के बाद भी।
देखो ये राष्ट्रपति भवन का चित्र दिखा रखा है, और राष्ट्रपति भवन के अंदर ये क्या है, मुगल गार्डन इसके बारे में दिखा रखा है। उसके अंदर एक क्या है, मुगल गार्डन बना हुआ है, एक बाग बगीचा बना हुआ है। आगे है भी पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पावर क्या है और फंक्शन क्या है उसके बारे में हम करेंगे कि उसके काम क्या है प्रेसिडेंट के, और उसकी पावर शक्तियाँ क्या हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड एमरजेंसी पावर। ये सभी पावर क्या है, राष्ट्रपति को दी गई हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर और एमरजेंसीज पावर कुछ दे रखे हैं। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसके मतलब वो क्या क्या काम करता है। बीइंग हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसको यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड माना जाता है। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आर टेकन इन हर नेम, उसके नाम लेकर ही, मतलब उसी के नाम, मतलब कहने का मतलब है जितने भी डिसीजन होंगे वो राष्ट्रपति का नाम लेकर ही किए जाएंगे, यानी कि उसका मतलब राष्ट्रपति के साइन ही होंगे उस पर। He makes all the important appointment including those of the Prime Minister, Council of Minister, Governor, Chief Justice and judges of the Supreme Court and High Courts, Comptroller and Auditor General of India and Attorney General of India। इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करवाएगा? प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। देखो आपने देखा होगा टीवी में जो शपथ दिलाते हैं, तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही, प्रेसिडेंट ही इन सबको शपथ दिलवाता है। प्राइम मिनिस्टर को भी, और प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनको भी यही शपथ दिलाता है, यानी कि यही अपॉइंट करता है एक तरह से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जजेस, इन सब को ये ही राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है हमारे देश में, इलेक्शन कमीशन, उसको, उसके मेंबर को भी यही अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन को भी यही अपॉइंट करता है। ही शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज। और जो हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेज हैं, जो तीनों फोर्सेज हैं, एयर फोर्स वगैरह, ठीक है, तीनों जो हमारी फोर्सेज हैं, जल सेना, वायु सेना और जो भी स्थल सेना, तीनों का कमांडर किसको कहा गया है? सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति ही है, प्रेसिडेंट को ही कहा गया है। ही शी has the right to be kept informed about all the decision of the council of minister through the prime minister। और उसको मतलब उसका क्या है राइट, एक तरह से वो उसका अधिकार है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जितनी भी उसकी काउंसिल की मिनिस्टर की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिसीजन है, वो राष्ट्रपति को सारे एक तरह से बताए जाते हैं। उसके बाद आगे दूसरी पावर आ गई उसकी लेजिस्लेटिव पावर। अब क्या कर सकता है? द प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का ये एक मुख्य पार्ट है। द प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोग एंड एड्रेस द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट कभी भी मतलब एक मीटिंग बुला सकता है, समन कर सकता है, सभी को बुला सकता है, टाल सकता है मीटिंग को, या फिर जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनको एड्रेस कर सकता है, अभी अपना भाषण उनको दे सकता है, ठीक है, अभिभाषण सुना सकता है। एवरी ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगन्स विद हर एड्रेस। और हर साल जो पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है वो राष्ट्रपति के एड्रेस से ही शुरू होता है, यानी कि राष्ट्रपति उसमें सबसे पहले अभिभाषण देता है। she can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if she is advised टू डू सो बाय द प्राइम मिनिस्टर। और वो लोकसभा को मतलब समय से पहले भी उसको क्या कर सकता है? डिज़ोल्व कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर उसको कोई सलाह देता है। क्योंकि ये देखो राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो सारे काम प्रेसिडेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह से ही करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भाई 5 साल से पहले ही मतलब इसको डिज़ोल्व कर दिया जाए लोकसभा को, तो वो डिज़ोल्व भी कर सकता है। नो बिल पास्ड बाय both the houses of the parliament because a law without her consent। और कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो सकता जब तक कि वो उसमें क्या ना कर दे, साइन वगैरह ना कर दे। प्रेयर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ असेंशियल बिफोर ए मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अगर लोकसभा में कोई मनी रिलेटेड बिल लेकर आना है, मनी बिल लेकर आना है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति, प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा के जो
मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, वो 12 मेंबर्स को वो नॉमिनेट करता है, अपनी तरफ से रखता है फ्रॉम अमंगस्ट द डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। जो जो इन फील्ड से जो लोग होते हैं, जैसे कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स वगैरह से कोई मतलब वो 12 जो एमपीज हैं उनको चुन के वो नॉमिनेट करता है। जैसे स्पोर्ट्स में से एक बार सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, और आर्ट यानी कि फिल्म वगैरह से एक बारी रेखा को चुना गया था, हेमा मालिनी, ऐसे मतलब चुनते रहते हैं ये, ठीक है। अलग अलग बैकग्राउंड से जो अलग अलग लोग होते हैं जिन्होंने कुछ विशेष करा होता है उस क्षेत्र में, राष्ट्रपति उनको 12 एमपीज बना मतलब राज्यसभा में भेज सकता है। शी ही कैन आल्सो नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। वो और दो वो एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट कर सकता है। एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जो मतलब यूरोप अंग्रेज लोग हैं जो इंडिया में रह गए थे, जो ठीक है, तो उन लोगों को भी वो नॉमिनेट कर सकता है। और तीसरी इसकी पावर है भाई फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में क्या आ जाएगा भाई, द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ही नाम लेकर ऐसे कहो कि भाई उसी के साइन होते हैं, एनुअल बजट पेश किया जाता है। सिमिलरली ऑल मनी बिल्स आल्सो रिक्वायर हिज अप्रूवल बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ऐसे ही जितने भी मनी बिल्स हैं वो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने हैं तो पहले राष्ट्रपति की अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे शी हैज़ द पावर ऑफ अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं उसको अपॉइंट करने की पावर भी है उसके पास। इन केस सर्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, द प्रेजिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड टू मीट द सिचुएशन। उस सिचुएशन से निपटने के लिए जो राष्ट्रपति है, प्रेजिडेंट है, वो कंटीजेंसी फंड से, यानी कि जो अचानक किसी भी चीज़ में जिस फंड का यूज़ हो सकता है, मतलब उसको ही हम कंटीजेंसी फंड कहते हैं, उसको वो सरकार को दे सकता है उसमें से पैसा, ठीक है। जैसे कभी लड़ाई हो जाए किसी देश के साथ तो वो इस फंड में से सरकार को पैसा दे सकता है, या कोई भयंकर बीमारी आ जाए कोई देश में, ठीक है, तो इस फंड में से सरकार को वो राष्ट्रपति पैसा दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या आएगा, ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंक्लूडिंग देयर चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जितने भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज है और चीफ जस्टिस है, और ठीक है, उसको हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस वगैरह हैं उन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। ऑन अपील फॉर मर्सी द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डन और एमनेस्टी। अगर मतलब प्रेसिडेंट के पास कोई मर्सी की अपील आती है, दया की कोई याचिका आती है, तो प्रेसिडेंट उसकी मतलब माफ़ कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया कोर्ट ने तो उसको भी माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा को कम भी कर सकता है। ही कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट आल्सो। और जो अगर किसी को मृत्यु की सज़ा मिल गई है तो उसको भी वो चेंज कर सकता है और पोस्टपोन भी उसको कर सकता है। उसके बाद आ गया भाई एमरजेंसी पावर। एमरजेंसी पावर कौन कौन सी होती है प्रेसिडेंट की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, कंट्री में आ जाए या स्टेट में आ जाए, द प्रेसिडेंट हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद सर्टेन एमरजेंसी पावर, तो उसके पास कुछ एमरजेंसी पावर भी हैं। दिस कैन हैपन इन 3 सिचुएशन, और 3 सिचुएशन में वो इन एमरजेंसी पावर का यूज़ कर सकता है। पहले तो है भाई नेशनल एमरजेंसी आ जाए, कोई पूरे देश के ऊपर एमरजेंसी आ जाए कोई। इफ़ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म रेबेलियन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ एमरजेंसी फॉर द होल कंट्री। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी देश के साथ लड़ाई हो जाए, या बाहर से कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या फिर कोई अंदर से ही हमारा गृह युद्ध हो जाए, कोई अंदर से ही कोई मतलब गड़बड़ करनी शुरू कर दे हमारे देश में ही, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एमरजेंसी लगा सकता है पूरी देश में। दूसरा नंबर है भाई ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट। अगर कोई स्टेट में, किसी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो नहीं चल रहा, तब भी वो इसको क्या कर सकता है, एमरजेंसी लगा सकता है। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ
A state is not being run in accordance with the constitution, the president can declare emergency in that state. अगर कोई राज्य सरकार, किसी राज्य की सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती तो राष्ट्रपति उस स्टेट में एमरजेंसी लगा सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। और इस अगर वो स्टेट में किसी में एमरजेंसी लगा दे तो उसको कहेंगे कि उस स्टेट पे क्या लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। तीसरा है भाई फाइनेंशियल एमरजेंसी। व्हेन the financial stability of the country is threatened, the president can declare the state of financial emergency। अगर कोई देश की कोई आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित कोई हालत ख़राब हो जाती है, देश की ऐसी कोई स्थिति आती है तो इसमें वो फाइनेंशियल एमरजेंसी भी लगा सकता है। द एमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट एब्सोल्यूट। और इसकी जो एमरजेंसी पावर होती हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होती, मतलब बिल्कुल। शी कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ एमरजेंसी ओनली व्हेन द रिटन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको लिख कर एडवाइस ना दे दें इमरजेंसी के बारे में, तब तक वो इमरजेंसी नहीं लगा सकता। यानी कि जो रियल पावर किसके पास है, पीएम के पास है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, उन्हीं की बात वो राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। ऑल्दो द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट नॉमिनल, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज हर पोजीशन एज वन ऑफ द अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। जबकि जो हमारे देश में प्रेसिडेंट की जो ये सिर्फ एक नॉमिनल है, सिर्फ नाम का है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक पद दे रखा है, एक अथॉरिटी दे रखी है और एक प्रेस्टीज दे रखा है। ठीक है, तो ये हमने राष्ट्रपति की सारी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनका क्या काम है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलेंगे उपराष्ट्रपति, इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। इनको भी 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसको भी जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उसको चुनते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उसको राज्यसभा का चेयरमैन बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट को। शी परफॉर्म द सेम फंक्शन इन राज्यसभा एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज। देखो लोकसभा का क्या होता है भाई, जैसे स्पीकर होता है, जो काम लोकसभा का स्पीकर करता है वही काम राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट करता है, स्पीकर का काम करता है। सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग इन द हाउस। और जो हाउस में कई बार जो वोटिंग होती है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। However, in the case of tie, he can एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट। अगर किसी सिचुएशन में टाई हो जाता है, बराबर हो जाती है वोटिंग, तब वो अपनी वोट कास्ट कर सकता है। वेन एवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन एंड इम्पीचमेंट, द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट टिल ए फ्रेश इलेक्शन इज हेल्ड। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी अगर खाली हो जाए, उसकी डेथ हो जाए रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट के द्वारा, तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी कुर्सी को संभालता है जब तक कि इलेक्शन होने के बाद नया राष्ट्रपति ना नॉमिनेट कर दिया जाए। द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। और जो नया प्रेसिडेंट है उसको 6 मंथ के अंदर इलेक्ट करना पड़ता है। As officiating president, the vice president is entitled to all the power, privileges and emoluments due to the president of इंडिया। जो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भी पावर्स या प्रिविलेजेस मिलती हैं वही सब वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलती हैं। आगे है, डू यू नो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो भी सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका इसको वाइस चांसलर बनाया जाता है। एंड द गवर्नर इंजॉय ए सिमिलर पोजीशन इन स्टेट। ऐसी जो स्टेट के अंदर जो किसी राज्य की यूनिवर्सिटी वगैरह होती हैं उसको उसका वाइस चांसलर कौन होता है, गवर्नर होता है। और जो पूरे देश में की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसका चांसलर वाइस प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है
यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका क्या काम है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शैल बी ए काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। इट will aid and advise the president in the exercise of हर हिज फंक्शन। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको प्रेसिडेंट हेड करता है उसको राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं काम करने के लिए। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलरली इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए, द लोकसभा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। और ये सभी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कहाँ से कंपोजिशन स्टार्ट होती है? प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले अपॉइंट होता है। कौन करता है उसको अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो दूसरे मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देयर इज़ नो फिक्स्ड क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए मिनिस्टर except that a minister must be a member of the either house of the parliament। और पार्लियामेंट का मिनिस्टर बनने के लिए कुछ भी मतलब इतनी फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है कोई। वो किसी हाउस का क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट की किसी भी हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा का एक सदस्य होना चाहिए। इन केस ए नॉन मेंबर इज मेड ए मिनिस्टर, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें वो ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का, मिनिस्टर बना दिया जाए अगर उसको, ही कैन कंटिन्यू ओनली ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months और he has to secure a seat in either houses of the parliament within this period। तो वो सिर्फ 6 महीने तक ही वो मिनिस्टर रह सकता है, या फिर उसको वो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में वो सीट लेनी पड़ेगी, तब ही वो मिनिस्टर रह सकता है। फॉलिंग विच शी शैल सीज टू बी मिनिस्टर, अगर वो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का सदस्य नहीं बनता तो उसका जो मिनिस्टर वो नहीं बन सकता, उसको रोक दिया जाता है मिनिस्टर बनने से। वाइल अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस और डिस्क्रिशन। जब मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी चॉइस नहीं है। जो पार्टी जीतती है, जिसका पीएम जिसको बना दिया जाता है पार्टी की तरफ से, उसको ही राष्ट्रपति को बनाना पड़ता है पीएम। नॉर्मली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी, जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है, मतलब पब्लिक जिसको जितवा देती है, लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, उसको ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, उस पार्टी का ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। इन केस नो सिंगल party gets a clear majority, the leader of 2 or more parties combined together or an alliance is called upon to become the prime minister and form the government। अगर किसी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां आपस में मिलकर एक अलायंस बना सकती हैं और अलायंस से फिर वो एक प्राइम मिनिस्टर बना सकती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट बना सकती हैं। द गवर्नमेंट हेडेड बाय सच ए प्राइम मिनिस्टर इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। और ऐसा जो मतलब गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर जब प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं तो उसको नई ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे, ऐसी गवर्नमेंट को बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क्स कलेक्टिवली एज ए टीम। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक टीम की तरह काम करते हैं। ऑल द मिनिस्टर बिकम इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड देयर एक्ट एंड डिसीजन। और सारे जो मंत्री हैं, जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो सारे अपने काम और डिसीजन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऑल द मिनिस्टर स्विम और सिंग टुगेदर, इसलिए सारे मिनिस्टर मतलब स्विम और सिंग टुगेदर, ये मुहावरा दे दिया कि भाई सभी मतलब
सभी मतलब कहने का मतलब सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी मतलब अगर एक कोई गलत काम करता है तो इसका प्रभाव सब पे पड़ता है, अगर कोई एक सही काम करता है तो उसका प्रभाव भी सब पे पड़ता है। यानी कि सभी एक दूसरे के लिए क्या होते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि भाई एक मंत्री की जिम्मेवारी नहीं है, सभी मंत्रियों की जिम्मेवारी है। तो डू यू नो में क्या है, द कैबिनेट एंड द काउंसिल मिनिस्टर आर नॉट द सेम। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम नहीं है। द काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल में क्या होता है भाई, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। वेयर एज द कैबिनेट कंसिस्ट, और कैबिनेट में क्या क्या होता है, कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द पार्टीज इन पावर। और कैबिनेट में कौन से होते हैं, ऐसे बंदे होते हैं कैबिनेट में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं और जो पार्टी में जो भी पावरफुल होते हैं उनको कैबिनेट में रखा जाता है। अब आ गया भाई फंक्शन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर के फंक्शन क्या हैं, काम क्या है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, टेकिंग डिसीजन एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या है भाई, इनका काम क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इनको सारे चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी बनाते हैं ये कंट्री की, टेकिंग डिसीजन लेते हैं, देश के लिए डिसीजन लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन लेते हैं, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, देश की व्यवस्था को चलाते हैं, ठीक है, थ्रू वेरियस मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर, देखो रेल का मंत्री अलग बना देते हैं, कोयले का अलग बना देते हैं, पेट्रोलियम का अलग, ऐसे ही हर एक डिफेंस मिनिस्टर अलग बना देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अलग बना देते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर, हेल्थ, इस तरह के मिनिस्टर सबकी जिम्मेवारी बांट दी जाती है। इट आल्सो परफॉर्म सर्टेन लेजिस्लेटिव फंक्शन लाइक प्रिपेयरिंग एंड अप्रूविंग द एनुअल बजट एंड मेकिंग लॉज। और ये क्या काम करते हैं भाई, एनुअल बजट भी बनाते हैं और कुछ ऐसे लॉ भी बना सकते हैं ये, ठीक है। तो ये इन सब की ये जिम्मेवारी होती है फंक्शन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर की। अब फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द पायवेट एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रिजोल्व अराउंड हिम। जो प्राइम मिनिस्टर है वही क्या होता है, मेन होता है, और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी के चारों तरफ होता है, यानी कि वही सबसे ज़्यादा जिम्मेवार प्राइम मिनिस्टर ही होता है। एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इंजॉय रियल पावर, और सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, क्योंकि वो हेड ऑफ द सरकार का हेड होता है, तो सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होती है। द मेन पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या क्या पावर हैं, मिनिस्टर को बनाता चुनता है वो, टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीटिंग वगैरह बुलाता है वो कैबिनेट की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, तो इन सब का क्या आपस में वो कोऑर्डिनेट करता है। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समन ऑफ प्रोरग द सेशन और टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर, और वो प्रेसिडेंट को मतलब क्या करता है भाई, सेशन को डिसॉल्व करवा सकता है, अगर वो समय से पहले डिसॉल्व करवाना चाहे तो वो डिसॉल्व करवा सकता है लोकसभा को। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट अबाउट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट लाइक द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एम्बेसडर एट्सेट्रा। और जितने भी प्रेसिडेंट के थ्रू क्या होती हैं भाई, अपॉइंटमेंट होती हैं ऑफिसर्स की, वो सभी अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर ही उसको एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट इनको क्या करता है भाई, क्या अपॉइंट करता है। टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, और कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम कौन करता है, पीएम करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। एज ए लीडर ऑफ द पार्टी हर हिज ओपिनियन कैरीज मैक्सिमम वेट इन टेकिंग ऑल पार्टी डिसीजन, क्योंकि वो पार्टी का डिसीजन लीडर होता है, इसलिए उसके सबसे ज़्यादा डिसीजन मतलब उसी के ही माने जाते हैं। His view on various political and economic issues are valued and respected, और जो भी उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यू के बेस पे जो उसके जो व्यूज़ होते हैं उसका सभी जो मंत्रिमंडल होता है उसका रिस्पेक्ट करता है। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
द प्राइम मिनिस्टर ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड wields ए लॉट ऑफ पावर। और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारे इंडिया में, उसमें प्राइम मिनिस्टर की ही सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट पोजीशन है और उसी के पास ही सबसे ज़्यादा पावर है। तो हमारा ये लेसन हो गया फिनिश। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।